Hello friends. In theory of demand, our today's topic is price elasticity of demand. And in this video, we'll cover meaning of price elasticity, types of price elasticity, that is point elasticity and arc elasticity, and the determinants of price elasticity. So let's start with the meaning of price elasticity of demand. The price elasticity is a measure of the responsiveness of demand to changes in the commodities on price. Means कि अगर किसी commodity के अपने price में change होने की वजह से उसकी डिमांड में उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा उसे हम कहते हैं प्राइस elasticity ऑफ डिमांड. सो जो लॉ ऑफ डिमांड है इसमें हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया जाता कि प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा. राइट अगर 10% प्राइस इंक्रीज होता है तो कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होगी. हमें इतना तो पता है कि वो डाउनवर्ड जाएगा, उसका जो डायरेक्शन है वो जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी. लेकिन कितनी कम होगी हमें लॉ ऑफ डिमांड में ये बात नहीं बताई जाती. तो इस चीज़ को फाइंड करने की जो टेक्निक है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है इसमें क्या होता है कि हमारी जो कंज्यूमर है वो क्या रिस्पॉन्स करेगा. अगर किसी चीज़ का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो कितनी डिमांड करेगा उस चीज़ की, या फिर अगर किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो कितनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा. राइट तो ये हमें पता चलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. तो we have two types of price elasticity. So number one is the point elasticity of demand. So if the changes in the price are very small, अगर हमारे प्राइस में जो गुड का प्राइस है वो बहुत ही कम चेंज होगा, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज होगा उसे फाइंड करने के लिए हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका यूज़ करते हैं. एंड आर्क इलास्टिसिटी जो है उसका यूज़ उस केस में किया जाता है इफ़ द चेंजेस इन द प्राइस आर नॉट स्मॉल. अगर जो प्राइस में चेंज हुआ है वो स्मॉल नहीं है, वो ज़्यादा चेंज हुआ है, तो उस केस में हम इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए आर्क इलास्टिसिटी जो है उसका यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट वी विल डू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल. So you can see in this graph, this is the linear demand curve, right? D dash is a linear demand curve. यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, दैट इज F पॉइंट, और नीचे एक और पॉइंट है. तो अगर प्राइस हमारा P1 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी Q1, लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है P2 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है Q2. तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे डिमांड कर्व के ऊपर. जो हमारा लीनियर डिमांड कर्व है वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे ड्यू टू द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. The point elasticity of demand is defined as the proportionate change in the quantity demanded resulting from a very small proportionate change in price. Means कि कितने परसेंट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा परसेंट चेंज हो जाएगा तो हमारी डिमांड में, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ जाएगा. So the formula is here: point elasticity, proportionate change in quantity demanded divided by very small proportionate change in price. Right? Symbolically हम इसे ऐसे लिख सकते हैं: price elasticity equal to derivative of Q divided by Q divided by derivative of P divided by P. Graphically, the point elasticity of
A linear demand curve is shown by a ratio of the segments of the line to the right and to the left of the particular point. So हम ये जो रेशो हमने फाइंड करना है कि कितनी पॉइंट इलास्टिसिटी है, उसे फाइंड करने के लिए हम जो हमारे लीनियर कर्व है, ठीक है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो जो हम जिस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल हमने इस एफ पॉइंट की इलास्टिसिटी जो है, पॉइंट इलास्टिसिटी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस एफ पॉइंट के जो राइट सेगमेंट है उसका रेशो लेंगे और उसके बाद जो उसका लेफ्ट साइड पर है उसकी रेशो लेंगे, ठीक है। तो इससे हम हमारी जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो इस पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज लोअर सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। जो हमारा लोअर सेगमेंट है मीन्स एफ डी डैश, इसको हम डिवाइड करेंगे एफ डी के साथ, अपर सेगमेंट के साथ। इन फिगर इलास्टिसिटी ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व एट पॉइंट एफ इज a ratio f d dash, that is f d dash divided by f d upper portion. Next, graphical measurement of point elasticity of demand. So किस पॉइंट पर जो हमारा लीनियर डिमांड कर्व है वहाँ पर कितनी इलास्टिसिटी होगी, तो इसे हम इस ग्राफ के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है M, ठीक है, ऑपोजिट टू द ओरिजिन पॉइंट। सो मिड पॉइंट पर हमारी जो इलास्टिसिटी है इट इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 होगी। मतलब अगर प्राइस में 10% चेंज हुआ है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% चेंज होगा, राइट। सो इक्वल चेंज होगा हमारी डिमांड में प्राइस के चेंज होने की वजह से। बट at the point to the right of the M, the point elasticity is less than unity. लेकिन अगर हम इस M पॉइंट के लेफ्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो इलास्टिसिटी है वो होगी लेस देन 1. At the point to the left of the M, लेकिन अगर हम M के लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी हो जाएगी ग्रेटर देन 1, राइट। नेक्स्ट at the point D, the elasticity is infinity. और अगर हम इस पॉइंट पर देखें, D पॉइंट पर देखें, जो हमारी वर्टिकल लाइन, जो हमारा जो कर्व है, डिमांड कर्व है, वो वर्टिकल लाइन को टच कर रहा है जिस जगह पर, वहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी है वो होगी इन्फिनिटी, राइट। मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इन्फिनाइट चेंज हो जाएगा। While at the point D dash the elasticity equal to 0, और D dash पर जहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है, वहाँ पर हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो होगी 0. The price elasticity is always negative because of the inverse relationship between Q and P implied by the law of demand. Q means quantity demanded and P means price. So हमारा जो law of demand है वो कहता है कि price और quantity demanded में inverse relation है, right? तो इस वजह से जो price elasticity है ये हमेशा negative होती है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इस वजह से हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो भी नेगेटिव होती है। सो नेक्स्ट कुछ जो पॉइंट्स हैं हम इनको सेपरेटली ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सो नंबर 1 इज व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर हमारे जिस जगह पर हमारी जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो 0 होगी तो वहाँ पर क्या है, हमारा जो डिमांड कर्व होगा, ये जो हमारा डिमांड कर्व है इट विल बी पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन, राइट। मतलब कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज हो जाए हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है
व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक और इस कर्व को हम बोलते हैं हाइपरबोला। इसमें क्या है कि जितना हमारे प्राइस में चेंज होगा उतना ही हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। अगर 1% प्राइस में चेंज होगा तो 1% क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। अगर 10% प्राइस में चेंज होगा तो 10% ही हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज होगा। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, मतलब अगर प्राइस में ज़रा सा भी चेंज किया जाएगा तो हमारी जो डिमांड है वो इनफिनाइट उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर जस्ट 0 पॉइंट भी प्राइस में चेंज होगा तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनफिनाइट चेंज हो जाएगा। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी। इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो हम उसे कहते हैं डिमांड इज इनइलास्टिक। बट अगर हमारी जो इलास्टिसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, तो उसे हम कहते हैं डिमांड इज इलास्टिक, वहाँ पे हमारी डिमांड इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी में हमने अभी किया था कि अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या था कि प्राइस में बहुत ही लिटिल चेंज होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है। लेकिन आर्क इलास्टिसिटी में क्या है, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो। द आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द एवरेज इलास्टिसिटी। तो इसको हम एवरेज इलास्टिसिटी जो है उसका मेजर भी हम मान के चलते हैं। That is the elasticity at the midpoint of the chord that connects the 2 points on the demand curve defined by the initial and the new price levels। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज हुआ है, तो जो 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज है। पहले जो हमने पॉइंट इलास्टिसिटी किया था उसमें प्राइस में बहुत ही कम चेंज था। तो यहाँ पे P1 जब प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी। अब प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, P2 हो गया है। तो हमारा जो कर्व है वो लीनियर नहीं है, ये कर्वी शेप में है। ठीक है, जो पॉइंट इलास्टिसिटी थी उसमें हमारा कर्व जो था वो लीनियर था, इसमें लीनियर नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक जो कॉर्ड है वो एक लाइन ड्रॉ की, कॉर्ड बनाया, इन दोनों पॉइंट्स को मीट किया एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हम जो हमारी आई की इलास्टिसिटी इसको जो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। एक आर्क जो है वो हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो जो हम देखेंगे कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद प्राइस में कितना चेंज हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, देन P1 और P2 को ऐड करेंगे बाय 2। तो ये क्या हो गया, हमारी एक एवरेज निकाल ली हमने। सेम वैसे ही हम क्वांटिटी डिमांडेड की भी जो क्वांटिटी है Q1 Q2 उसकी भी हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पॉइंट की यहाँ पर जो है इसकी इलास्टिसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। नंबर 1, इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल तो द डिमांड फॉर कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। अगर किसी भी गुड के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गुड है, उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल है, जो हम गुड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए गुड हम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम उस सब्स्टिट्यूट को परचेज़ करेंगे। ठीक है,
मतलब हम जो ए गुड थी उसको छोड़कर हम अब बी गुड जो है उसे परचेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। लेकिन अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, हमें वही चीज़ परचेज करनी होगी जिसका प्राइस इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल ए गुड है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, अब ए गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, हमें ए गुड को ही परचेज करना होगा, राइट। सो नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का क्या नेचर है, किस पर्पस के लिए वो यूज़ होती है। नंबर वन, अगर तो वो लग्जरी गुड है तो प्राइस उसका जो लग्जरी गुड होगी वो प्राइस इलास्टिक होगी। जो लग्जरी गुड्स हैं अगर उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उनकी डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। हम इन फ्यूचर पर जो हमारी जो डिमांड है हम उसे पोस्टपोन कर देंगे, जब उसका प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हम उसे परचेज़ कर लेंगे। इट मीन्स कि उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट है नेसेसरी गुड्स आर प्राइस इन इलास्टिक। जो हमारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, वो प्राइस इन इलास्टिक होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉल्ट की, बात करें, सॉल्ट एक बहुत ही नेसेसिटी गुड है, तो अगर सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो क्या हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन आवर टेस्ट। तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम उसकी क्वांटिटी कम नहीं करेंगे, हम उतनी ही क्वांटिटी उसकी परचेज़ करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना सॉल्ट यूज़ करते हैं हम उतना ही करेंगे, राइट। तो इस केस में अगर जो ऐसी गुड्स होती हैं उनके जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है। इन द लॉन्ग रन डिमांड इज़ मोर इलास्टिक। लॉन्ग रन में जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो अगर आज के टाइम पर अगर आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते तो मे बी इन फ्यूचर में आप उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर इस पे जो है वो डिपेंड करेंगे। द मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ द कमोडिटी द ग्रेटर इट्स प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। अगर किसी एक चीज़ के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, एक चीज़ को हम बहुत उसके यूज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में उसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो गुड होगी वो प्राइस इलास्टिक होगी। द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द पर्टिकुलर कमोडिटी। सो कितना प्रपोर्शन हमारी इनकम का हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अगर तो हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, और अगर कम कर रहे हैं तो वो कम इलास्टिक होगी। सो I hope this video is useful for you. In next video we'll cover the next elasticity of demand, that is income elasticity of demand. Till then, thank you. See you in a bit.